नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंडेमी क्लासेस परिवार में। आज हम लोग जीएस प्रैक्टिस सीरीज का नेक्स्ट सेशन चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहले के सेशन नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देख लें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो वनडे एग्जाम्स यूपी पुलिस के लिए यानी कि आने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता? आपको बताना कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी वाराणसी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन सा स्थान है जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वाराणसी में दोस्तों कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, कुंभ मेले का आयोजन नहीं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ मेले का। ये दोस्तों यानी कि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद, प्रत्येक दोस्तों 12 वर्ष के बाद, यानी कि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद दोस्तों क्या होता है, इसमें प्रत्येक स्थान पर यानी कि 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है, यानी कि 12 वर्षों के बाद, प्रत्येक 12 वर्षों के बाद 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है दोस्तों। 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। ठीक है दोस्तों, 4 स्थानों पर होता है। देख लेते हुए कौन से 4 स्थान है दोस्तों। वाराणसी नहीं है, एक तो हो गया हरिद्वार, दूसरा हो गया दोस्तों प्रयागराज, तीसरा हो गया उज्जैन और चौथा दोस्तों जो स्थान है, फोर्थ स्थान है दोस्तों, कौन सा स्थान है वो नासिक है। नासिक में दोस्तों कुंभ का आयोजन होता है। ठीक है दोस्तों, नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। बात कर लेते हैं दोस्तों हरिद्वार किस नदी के किनारे आयोजन किया जाता है। नदी दोस्तों है गंगा नदी के किनारे दोस्तों हरिद्वार में आयोजन किया जाता है। जबकि प्रयागराज में जो नदी है त्रिवेणी संगम पर आयोजन किया जाता है। त्रिवेणी संगम पर दोस्तों आयोजन किया जाता है, जहाँ 3 नदियाँ यानी कि आकर मिलती हैं दोस्तों। 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा हो गई दोस्तों, गंगा, ब्रह्मपुत्र दोस्तों हो गई, गंगा हो गई दोस्तों, यमुना हो गई, सॉरी ब्रह्मपुत्र नहीं, गंगा, यमुना और सरस्वती दोस्तों, गंगा, यमुना, सरस्वती की जो 3 नदियां दोस्तों इनके त्रिवेणी संगम पर आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो गंगा यमुना दृश्य है जबकि सरस्वती अदृश्य है। ठीक है, बात करें दोस्तों उज्जैन में किस नदी के किनारे होता है। उज्जैन में दोस्तों नदी है कौन सी? क्षिप्रा नदी दोस्तों है। कौन सी नदी है उज्जैन में? उज्जैन में दोस्तों है क्षिप्रा नदी। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे दोस्तों किया जाता है यानी कि कुंभ का आयोजन। बात कर लेते दोस्तों यानी कि 12 वर्षों के बाद दोस्तों 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। यानी कि एक स्थान पर आने के लिए दोस्तों 12 वर्ष का टाइम लगता है। यानी कि जो 3-3 वर्ष में, यानी कि प्रत्येक 3-3 वर्ष में एक जगह कुंभ का आयोजन दोस्तों होता रहता है। बात कर लेते दोस्तों अर्धकुंभ की बात कर ले दोस्तों। अर्धकुंभ है जो 6 वर्षों के बाद आता है। अर्धकुंभ 6 वर्षों के बाद दोस्तों, 6 वर्ष, अर्धकुंभ दोस्तों 6 वर्ष बाद हरिद्वार और प्रयागराज में मनाया जाता है। हरिद्वार और प्रयागराज में दोस्तों मनाया जाता है, केवल यहीं पर मनाया जाता है। जबकि यानी कि महाकुंभ की बात करें दोस्तों 12 वर्ष वाला, 12 वर्ष बाद दो दोस्तों मनाया जाता है। 12 वर्ष में यानी कि एक बार प्रत्येक स्थान पे 12 वर्ष में एक बार आता जो, यानी कि 12 वर्ष में दोस्तों, 12 वर्ष में प्रत्येक स्थान पर एक बार आता है, एक बार। तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे दोस्तों कहते हैं महाकुंभ कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, महाकुंभ दोस्तों कहते हैं दोस्तों। वो चारों स्थानों पर मनाया जाता है। जबकि अर्धकुंभ दोस्तों 6 वर्ष में दोस्तों एक बार मनाया जाता है, 2 स्थानों पर मनाया जाता है, एक हरिद्वार और प्रयागराज में। ठीक है दोस्तों, 6 वर्ष का अंतर रहता है। बात कर लेते हैं दोस्तों यूपी में दोस्तों 2025 में दोस्तों महाकुंभ यानी पूर्ण कुंभ होने वाला है दोस्तों। महाकुंभ होने वाला दोस्तों है, यानी कि 12 वर्षों बाद दोस्तों ये आ रहा है। 12 वर्षों बाद दोस्तों आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 12 वर्षों बाद दोस्तों महाकुंभ मनाया जा रहा है। और 2019 में दोस्तों अर्धकुंभ मनाया गया था। 2019 में दोस्तों अर्धकुंभ मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, 2019 में अर्धकुंभ मनाया गया था। ध्यान रखना दोस्तों। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ मेलों को यूनेस्को की हेरिटेज यानी कि अमूर्त विरासत में शामिल किया गया दोस्तों। यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में दोस्तों ये शामिल है। यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में दोस्तों शामिल है। कब शामिल किया गया दोस्तों? 2017 में।
यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में दोस्तों कुंभ मेला 2017 में शामिल किया। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है। दोस्तों आपको बताना जो ओणम त्यौहार है, ओणम फेस्टिवल है दोस्तों, किस प्रदेश में मनाया जाता है। आपको बताना ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी असम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों, क्या केरल में दोस्तों ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ओणम त्यौहार दोस्तों क्या होता है, यानी कि पूरे भारत में दोस्तों, पूरे भारत में यानी कि प्रत्येक प्रदेश में यानी कि मकर संक्रांति जो दोस्तों मकर संक्रांति दोस्तों होती है, यानी कि मकर संक्रांति पर्व को यानी कि अलग अलग नामों से पूरे भारत में मनाते हैं। मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से मनाते हैं पूरे भारत में, ठीक है दोस्तों। उसी में दोस्तों मकर संक्रांति के दिन उसी में दोस्तों जैसे हो गया केरल में दोस्तों ओणम हो गया, तमिलनाडु में दोस्तों कौन सा हो गया, पोंगल हो गया, पोंगल तमिलनाडु में दोस्तों पोंगल हो गया। कर्नाटक में दोस्तों मकर संक्रांति को क्या कहते हैं, यानी कि मकर संक्रमण, क्या कहते हैं दोस्तों, मकर संक्रमण, मकर संक्रांति दोस्तों मकर संक्रमण कहते हैं। जबकि असम में दोस्तों यानी कि बिहू उत्सव मनाया जाता है, बिहू यानी कि बिहू उत्सव मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर संक्रांति यानी कि सूर्य दोस्तों, सूर्य का उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण होते हैं, ठीक है दोस्तों। सूर्य उत्तरायण यानी कि उत्तरायण होते हैं, ठीक है दोस्तों, सूर्य उत्तरायण होते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यानी कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। उसके पर्व में यानी कि भारत में अलग अलग जगह अलग अलग नामों से दोस्तों त्यौहार मनाते हैं। पोंगल हो गया, मकर संक्रमण या बिहू, और भी दोस्तों यानी कि उत्तर प्रदेश वगैरह मनाते हैं, सब जगह मनाते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक लिखी गई, आपको बताना दोस्तों मैं नास्तिक क्यों हूँ, यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ दोस्तों, ये पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए राजगुरु ने, ऑप्शन बी भगत सिंह ने, ऑप्शन सी सुखदेव, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी दोस्तों, भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ दोस्तों पुस्तक लिखी है। बात कर लेते हैं दोस्तों भगत सिंह ने नास्तिक क्यों, इन्होंने दोस्तों एक दोस्तों कौन से भारतीय नौजवान सभा की स्थापना की दोस्तों, भारतीय नौजवान सभा की दोस्तों स्थापना की। भारतीय नौजवान सभा की दोस्तों स्थापना की कहाँ पे दोस्तों की, 1926 में दोस्तों की भारतीय नौजवान सभा की दोस्तों, कब की, 1926 में दोस्तों भारतीय नौजवान सभा या संगठन दोस्तों इसकी स्थापना की, ठीक है दोस्तों, भारतीय नौजवान संगठन। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों कौन सी पुस्तक लिखी, गीता रहस्य दोस्तों, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है गीता रहस्य दोस्तों, इन्होंने पुस्तक लिखी गीता रहस्य दोस्तों, इन्होंने यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी ने पुस्तक लिखी। बात करें दोस्तों सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह दोस्तों, इन तीनों लोगों को यानी कि किस केस के किस षड्यंत्र में दोस्तों, यानी कि कौन सा लाहौर षड्यंत्र चलाया गया था, लाहौर षड्यंत्र दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र के लिए यानी कि लाहौर षड्यंत्र के लिए दोस्तों फांसी की सज़ा दी गई थी इन्हें, इन तीनों लोगों को लाहौर षड्यंत्र के लिए दोस्तों फांसी की सज़ा सुनाई गई थी दोस्तों। बात कर लेते कब दी गई थी, 23 मार्च दोस्तों 1931 में, ठीक है दोस्तों। 23 मार्च को दोस्तों शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में दोस्तों भारत में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बात कर लेते हैं लाहौर षड्यंत्र में दोस्तों सैंडर्स की, जेपी सैंडर्स की दोस्तों यानी कि हत्या कर दी, जेपी सैंडर्स। जेपी सैंडर्स की दोस्तों यानी कि गोली मारकर दोस्तों हत्या की गई थी, क्योंकि दोस्तों लाला लाजपत राय यानी कि साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की दोस्तों लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु के बदले में दोस्तों जेपी सैंडर्स की हत्या की गई थी। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं, तो बताना है ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी विपिन चंद्रा, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी विपिन चंद्रा ने दोस्तों यानी कि इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। बात करें दोस्तों आर.सी. मजूमदार की पुस्तक दोस्तों कौन से, आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है दोस्तों।
रिवोल्ट ऑफ 1857। दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, ये पुस्तक कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है और आने के दोस्तों यानी कि पूरे के पूरे चांस हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दोस्तों इन्हीं की पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दोस्तों इन्हीं की पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा दोस्तों इनकी टुवार्ड्स फ्रीडम दोस्तों इनकी पुस्तक है। ध्यान रखना दोस्तों, टुवार्ड्स फ्रीडम दोस्तों इनकी पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, एक ऑटोबायोग्राफी दोस्तों है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी दोस्तों है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर लेते हैं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन, यानी कि द इंडियन स्ट्रगल है दोस्तों। एन इंडियन स्ट्रगल दोस्तों क्या है, एन इंडियन स्ट्रगल इनकी पुस्तक है। ध्यान रखना दोस्तों, एन इंडियन स्ट्रगल। दोस्तों इनकी पुस्तक है एन इंडियन स्ट्रगल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के दोस्तों संस्थापक, यानी कि उनके संस्थापक दोस्तों कौन थे आपको बताना है। ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना 1905 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों लाला हरदयाल किससे संबंधित थे दोस्तों, गदर पार्टी से। गदर पार्टी के दोस्तों संस्थापक थे, गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, संस्थापक सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, संस्थापक सदस्य इसमें दोस्तों एक और कौन थे, एक और थे दोस्तों सोवन सिंह भाकना भी थे। सोवन सिंह भाकना भी थे इस पार्टी से संबंधित दोस्तों। कौन से थे, सोवन सिंह भाकना। ध्यान रखना दोस्तों, सोवन सिंह भाकना भी थे, सोवन सिंह भाकना। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, पार्टी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी। इसकी स्थापना 1913 में दोस्तों हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। सैन फ्रांसिस्को दोस्तों कहाँ पे है, यूएसए में दोस्तों है। ठीक है दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे, यूएसए में। बात करें दोस्तों भगत सिंह ने दोस्तों नौजवान, यानी कि नौजवान भारतीय नौजवान सभा संगठन की स्थापना की दोस्तों। अभी बताया था भारतीय नौजवान सभा दोस्तों इन्होंने स्थापना की सभा। इसके अलावा दोस्तों ये किससे, HSR हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के दोस्तों, यानी कि सदस्य रहे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने दोस्तों लंदन में दोस्तों यानी कि लंदन में इंडिया हाउस की दोस्तों स्थापना की। लंदन में दोस्तों इंडिया हाउस की स्थापना की। ध्यान रखना दोस्तों, इंडिया हाउस लंदन में किसने स्थापित किया दोस्तों, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है दोस्तों द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों आपको बताना जो द्वैध शासन है उसका जनक दोस्तों किसे माना जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी सर लियोनेल कार्टिस। दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी सर लियोनेल कार्टिस। दोस्तों इसके संस्थापक यानी कि दोस्तों प्रवर्तक माने जाते हैं, इसके जनक माने जाते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इन्होंने अपनी पुस्तक किसमें, डायरकी दोस्तों इनकी पुस्तक थी। डायरकी दोस्तों इनकी पुस्तक थी, डायरकी पुस्तक में दोस्तों यानी कि ये सिद्धांत दिया पहली बार। डायरकी पुस्तक में दोस्तों क्या दिया, डायरकी दोस्तों इनकी डायरकी दोस्तों इनकी पुस्तक है। पुस्तक में सिद्धांत दिया द्वैध शासन का दोस्तों सिद्धांत दिया। बात कर लेते हैं द्वैध शासन के दोस्तों। भारत में द्वैध शासन कब लगाया गया था, भारत में दोस्तों 1919 के यानी कि 1919 के दोस्तों मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड, यानी कि 1919 के मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड दोस्तों यानी कि अधिनियम से लाया गया था दोस्तों। 1919 के अधिनियम से, 1919 के दोस्तों अधिनियम से। ध्यान रखना 1919 के अधिनियम से दोस्तों भारत में यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। पहली बार कहाँ लाया गया दोस्तों, प्रांतों में। ठीक है दोस्तों, पहली बार दोस्तों कहाँ लाया गया,
प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का दोस्तों मतलब क्या था कि जो विषय होते थे जिन पे दोस्तों यानी कि कानून बना सकते थे, विषय होते थे, उन्हें 2 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है दोस्तों, उन्हें 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक तो हो गया आरक्षित विषय, एक तो दोस्तों क्या हो गए आरक्षित विषय हो गए जो यानी कि गवर्नर और उनकी कार्यकारिणी द्वारा दोस्तों उस पे विषय पे कानून बनाए जाते थे। दूसरा दोस्तों क्या हो गया, एक तो हो गए हस्तांतरित, जो यानी कि हस्तांतरित भारतीय मंत्रियों को दोस्तों हस्तांतरित किए गए, जिसमें गवर्नर और मंत्री मिलकर कानून बनाते थे। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला बीटी बैंगन। दोस्तों बीटी बैंगन आपको बताना है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए बैंगन की एक नई किस्म है, ऑप्शन बी आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन की किस्म है, ऑप्शन सी बैंगन की एक नई जंगली प्रजाति है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन किस्म है। ठीक है दोस्तों, बीटी बैंगन क्या है दोस्तों, बैसिलस थूरीजेनेसिस। इसका पूरा बीटी का दोस्तों क्या नाम है, बैसिलस थूरीजेनेसिस। ठीक है दोस्तों, बैसिलस थूरीजेनेसिस दोस्तों एक ये क्या है, ये दोस्तों एक है बैक्टीरिया है। क्या है दोस्तों, ये बैक्टीरिया है, ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या है बैक्टीरिया है दोस्तों। ये बैक्टीरिया दोस्तों ये क्या करता है दोस्तों, कीटों का यानी कि नाश करता है, यानी कि कीटों का नाश करता है। ये वे बैक्टीरिया कीटों का नाश करता है दोस्तों। ठीक है, जब ये बैक्टीरिया कीटों का नाश करता है दोस्तों, ठीक है, जब ये बैक्टीरिया किसी यानी कि बीटी बैंगन में जब प्रवेश कराया जाता है दोस्तों, कीटों के प्रति दोस्तों कैसा हो जाता है, प्रतिरोध, यानी कि कीटों के प्रति प्रतिरोध करता है और उसे कीट हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे कीट जो हानि नहीं पहुंचाते हैं, जिससे वो फसल सुरक्षित रहती है। ठीक है दोस्तों, ये बीटी बैंगन है। बीटी बैंगन दोस्तों किसी प्रकार की जीएम फसल है। कैसी, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है। कैसी, जीएम क्रॉप है ये। अभी तक भारत में से अप्रूवल नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, भारत में ये अप्रूवल नहीं मिला है, भारत में अनुमति नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसे उपजाने की भारत में अनुमति नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों, अनुमति नहीं है। ठीक है दोस्तों, भारत में अनुमति नहीं है। बात कर लेते हैं दोस्तों ये बीटी बैंगन या जीएम क्रॉप दोस्तों, यानी कि इनकी सिफारिश कौन करता है दोस्तों, एक पर्यावरण मंत्रालय, यानी पर्यावरण दोस्तों मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय दोस्तों। पर्यावरण मंत्रालय के अधीन दोस्तों, यानी कि उसके नीचे कौन सा दोस्तों, 1986 के एक्ट से बनी, 1986 के एक्ट, पर्यावरण संरक्षण एक्ट से, 1986 के पर्यावरण संरक्षण एक्ट से दोस्तों एक संस्था बनी है। उसका नाम दोस्तों क्या है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी दोस्तों, जीआक कमेटी दो इसके अधीन है, पर्यावरण मंत्रालय के अधीन है दोस्तों। ये जो जीएम फसल होती है वो सारा काम दोस्तों ये संस्था देखती है। ये संस्था दोस्तों क्या करती है, ये संस्था ही सारा काम देखती है। जीएम फसल हो गए, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल हैं वगैरह फसलें दोस्तों, ये देखती है, यही सिफारिश करती है, यानी कि उसी का ट्रायल हो रहा है, अच्छे से हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ दोस्तों, सारी चीज़ों का ये सिफारिश करती है। किसे करती है, सिफारिश करती है, पर्यावरण मंत्रालय को सिफारिश करती है। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण मंत्रालय को सिफारिश करती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, पर्यावरण मंत्रालय को सिफारिश करती है। और ये पर्यावरण मंत्रालय का लास्ट काम होता है दोस्तों, इस फसल को अप्रूवल देना है या नहीं देना है दोस्तों, सिफारिश करती है जीआक कमेटी। और इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय अंतिम रूप से दोस्तों अनुमति देता है या प्रतिबंध लगाता है। अभी तक दोस्तों केवल एक फसल है जिसे मतलब अप्रूव मिला, एक फसल है दोस्तों जिसे अभी तक अप्रूवल मिला है। वो दोस्तों कौन सी फसल है, वो फसल है दोस्तों बीटी कॉटन है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, बीटी कॉटन फसल ही है दोस्तों जिसे अभी तक पर्यावरण मंत्रालय ने दोस्तों अप्रूवल दिया गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर में किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है दोस्तों। आपको बताना है दोस्तों, एनीमिया रोग है दोस्तों किसकी कमी से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए लौह कमी की, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी विटामिन। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि लौह तत्व की कमी के कारण दोस्तों शरीर में एनीमिया हो जाता है। दोस्तों लौह तत्व की कमी से क्या होता है दोस्तों, शरीर में जो आरबीसी है, शरीर में दोस्तों यानी कि लाल रुद्राणु जो होते हैं दोस्तों, लाल रुद्राणु यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं दोस्तों, वो क्या होती हैं, वे कम हो जाती हैं। जिससे क्या होता है, वे कम हो जाते हैं, आरबीसी दोस्तों कम हो जाती हैं, आरबीसी दोस्तों कम हो जाती हैं। जिससे क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन दोस्तों कम हो जाता है।
ठीक है दोस्तों। हीमोग्लोबिन जब दोस्तों कम हो जाता है यानी कि लौह तत्व कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन दोस्तों कम होगा तो आरबीसी कम हो जाएंगी। आरबीसी दोस्तों जब कम हो जाती तो क्या होता है दोस्तों, यानी कि ऑक्सीजन का प्रवाह, शरीर में जो ऑक्सीजन का दोस्तों प्रवाह है वो रुक जाता है। शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह दोस्तों कम धीमा हो जाता है। ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो क्या हो जाता है दोस्तों, धीमा हो जाता है, धीमा हो जाता है दोस्तों, जिससे क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एनीमिया रोग हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, एनीमिया लौह तत्व के कारण ही सारी चीज़ें होती हैं। उससे हीमोग्लोबिन कम होता है, आरबीसी कम होती है। तो आरबीसी का दोस्तों क्या काम होता है, हीमोग्लोबिन का दोस्तों ऑक्सीजन का शरीर में प्रवाह तंत्र को दोस्तों बनाए रखना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीपीटी, डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, डीपीटी का टीका दोस्तों किसके काम नहीं आता, आपको बताना है। डीपीटी का टीका दोस्तों किसके काम नहीं आता। ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी काली खांसी, ऑप्शन डी टिटनेस। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी पोलियो। पोलियो का दोस्तों, पोलियो का टीका अलग है। ठीक है दोस्तों, पोलियो का टीका अलग है, जबकि डीपीटी दोस्तों डिप्थीरिया यानी कि पर्टुसिस और टिटनेस के लिए दोस्तों, तीनों के लिए, ये तीनों में काम आता है। ठीक है, इन तीनों में दोस्तों, तीनों में डीपीटी का टीका दोस्तों काम आता है। बात कर लेते हैं दोस्तों, डीपीटी फुल फॉर्म लिखा है, डी से डिप्थीरिया हो गया, डिप्थीरिया, पी से दोस्तों पर्टुसिस हो गया, पर्टुसिस, और टी से टिटनेस हो गया, टी से टिटनेस। ठीक है दोस्तों, इन तीनों के नाम दोस्तों लिखे हुए, टी से टिटनेस। ठीक है दोस्तों, टिटनेस, पर्टुसिस और डिप्थीरिया। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। आपको बताना दोस्तों कौन सी वनस्पति है जो बायोडीजल दोस्तों बना सकते हैं। बात कर लेते हैं, ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी सफ़ेद मूली, ऑप्शन सी सनाए या सनई दोस्तों, जिसे सनई भी बोलते हैं, सनई भी बोल देते हैं इसे, सनई भी दोस्तों बोल देते हैं। ऑप्शन डी रतन जोत, रतन जोत को दोस्तों जठरोफा भी बोल देते हैं, जठरोफा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर दोस्तों यही रहेगा जठरोफा दोस्तों। यानी कि रतन जोत जो होती है दोस्तों, यानी कि वो बायोडीजल बनाने में वनस्पति का दोस्तों उपयोग करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों बायोडीजल क्या होता है दोस्तों। बायोडीजल जैविक रूप से उत्पादित दोस्तों, जैविक रूप से उत्पादित ईंधन है, जैविक रूप से उत्पादित दोस्तों ईंधन है, जैविक रूप से दोस्तों उत्पादित ईंधन। दोस्तों इसमें कार्बन की बहुत ही कम मात्रा रहती है, कार्बन की दोस्तों कम मात्रा रहती है, कार्बन की दोस्तों कम मात्रा रहती है, कार्बन की कम मात्रा रहती है। इसके अलावा दोस्तों ये क्या है दोस्तों, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल है, ये पर्यावरण के दोस्तों क्या है, अनुकूल है, पर्यावरण के अनुकूल है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, पर्यावरण के अनुकूल है। ये एक ऐसा ईंधन है दोस्तों जो पर्यावरण के अनुकूल है, कार्बन की मात्रा भी कम है और जैविक रूप से उत्पादित ईंधन। ठीक है दोस्तों, जैविक रूप से उत्पादित दोस्तों ईंधन है, ध्यान रखना। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में किसकी मात्रा अधिक होता है। दोस्तों कोला, कोको कोला दोस्तों हो गया, शीतल पेय दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स हो गई है, कोल्ड ड्रिंक्स दोस्तों। कोल्ड ड्रिंक्स दोस्तों हो गई, इसमें दोस्तों यानी कि किसका दोस्तों मात्रा अधिक होती है। कैफीन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी टेनिन, ऑप्शन डी निकोटीन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए कैफीन। दोस्तों कैफीन की सबसे अधिक मात्रा दोस्तों यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स में पाई जाती है, इसीलिए दोस्तों ये नुकसानदायक होती हैं। ठीक है दोस्तों, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो कार्बोनेटेड वाटर होती हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों निकोटीन, निकोटीन दोस्तों किस में पाया जाता है, तंबाकू में, तंबाकू में। ठीक है दोस्तों, तंबाकू में दोस्तों निकोटीन पाया जाता है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। आपको बताना दोस्तों, प्लाज्मा है जो रक्त का दोस्तों, रक्त में जो प्लाज्मा उपस्थित होता है उसमें दोस्तों जल का प्रतिशत कितना रहता है। ऑप्शन ए 60% के आसपास, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 90%। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी 90% दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 90% प्लाज्मा में जल उपस्थित होता है। बात कर लेते हैं दोस्तों यानी कि रक्त की बात कर लेते हैं दोस्तों, रक्त की दोस्तों, रक्त की बात कर लेते हैं दोस्तों। रक्त में यानी कि पहला तो दोस्तों हो गया प्लाज्मा, पहला तो दोस्तों प्लाज्मा हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों हो गया इसमें रुधिराणु, रुधिराणु।
ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा हो गया और रुधिराणु हो गया। प्लाज्मा दोस्तों यानी कि रक्त में दोस्तों प्लाज्मा की दोस्तों लगभग दोस्तों 55% मात्रा पाई जाती है। रक्त में प्लाज्मा दोस्तों लगभग 55% पाया जाता है, और 45% लगभग दोस्तों यानी कि रुधिराणु पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 45% दोस्तों रुधिराणु पाए जाते हैं। प्लाज्मा में दोस्तों जल की मात्रा कितनी होती है? जल की मात्रा दोस्तों लगभग 90% जल की मात्रा होती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें अन्य तत्व आ जाते हैं, अन्य पदार्थ आ जाते हैं, जिसमें दोस्तों आ जाते हैं कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ वगैरह आ जाते हैं। जबकि दोस्तों रुधिराणु में दोस्तों क्या 3 चीज़ें आ जाती हैं, ध्यान रखना दोस्तों। एक तो हो गए RBC यानी कि लाल रुधिराणु, इसके अलावा दोस्तों WBC वाइट ब्लड सेल्स दोस्तों हो गए, यानी कि वाइट यानी कि सफ़ेद रुधिराणु। इसके अलावा दोस्तों प्लेटलेट्स हो गई, जो भी प्लेटलेट्स हैं दोस्तों, प्लेटलेट्स दोस्तों हो गई, ये 3 चीज़ें दोस्तों उपस्थित होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, 3 चीज़ें दोस्तों उपस्थित रहती हैं। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा देने की बात यानी कि किस समिति ने कही थी? आपको बताना है संवैधानिक दर्जा देने की बात किस समिति ने कही थी पंचायती राज प्रणाली को। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी यानी कि LM सिंघवी समिति, ऑप्शन डी थुंगन समिति। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी LM सिंघवी समिति ने दोस्तों यानी पंचायती राज प्रणाली को दोस्तों क्या संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन यानी कि अन्य ऑप्शन की। बलवंत राय मेहता ने दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायत की बात की, त्रिस्तरीय पंचायती राज पंचायत प्रणाली की दोस्तों बात कही, त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही। जबकि दोस्तों अशोक मेहता ने दो स्तर की पंचायती राज की बात की थी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों संवैधानिक दर्जा देने की बात करी। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट, ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को परामर्श यानी कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है। ठीक है दोस्तों, किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है? ऑप्शन ए 129, ऑप्शन बी 133, ऑप्शन सी 140, ऑप्शन डी 143। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 143 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति यानी कि परामर्श लेता है। किससे लेता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट से लेता है। बात कर लेते हैं दोस्तों 129 किससे संबंधित है? 29 दोस्तों यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। ध्यान रखना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। उसके जो भी निर्णय होंगे, जो भी निर्णय आदेश होंगे, सारे दोस्तों पूरे भारत में मान्य होंगे। ठीक है दोस्तों, उनका कोई भी उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, सारे रिकॉर्ड उनके बनाए रखे जाएंगे, तो एक अभिलेख न्यायालय होगा। बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्राक्कलन समिति दोस्तों एस्टीमेट या प्राक्कलन समिति दोस्तों में कुल कितने सदस्य होते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 30। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी दोस्तों 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य दोस्तों होते हैं, वो भी यानी कि पूरे के पूरे दोस्तों लोकसभा के होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि 30 सदस्य शामिल होते हैं, लोकसभा के होते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? धन विधेयक दोस्तों किस अनुच्छेद में उल्लिखित? ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 114, ऑप्शन डी 117। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में दिया गया। ठीक है दोस्तों, धन विधेयक के बारे में बात की गई। बात करें दोस्तों 112 अनुच्छेद में क्या दिया गया? इसमें दिया गया दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई। ठीक है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई। ध्यान रखना दोस्तों, इसे दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण को दोस्तों क्या कहते हैं? बजट भी कह देते हैं, अनऑफिशियल में बजट भी कहते थे। ठीक है दोस्तों, संविधान में बजट शब्द नहीं दिया गया है, संविधान में बजट नहीं दिया गया, संविधान में ये शब्द नहीं दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये शब्द नहीं दिया गया, उसकी जगह दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द यूज किया गया। बात कर लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 114 में दोस्तों क्या दिया गया? विनियोग विधेयक यानी कि विनियोग विधेयक के बारे में दोस्तों बात की गई है कि यानी कि कोई भी दोस्तों यानी कि संचित निधि से, यानी कि विनियोग विधेयक क्या होता है दोस्तों? यानी कि जो भी भारत की संचित निधि से है, भारत की दोस्तों जो संचित निधि है,
संचित निधि से कुछ भी यानी धन निकालना होगा दोस्तों, वो संसद की अनुमति के बाद ही निकाल लिया जाएगा। और संसद की अनुमति दोस्तों किससे ली जाएगी? विनियोग विधेयक के माध्यम से दोस्तों ली जाएगी। 117 में दोस्तों वित्त विधेयक के बारे में बात की गई दोस्तों, वित्त विधेयकों के बारे में बात की गई है, वित्त विधेयक के बारे में दोस्तों बात की गई 117 में। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? आपको बताना दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा स्पीकर दोस्तों, ये यानी कि किसे अपना त्यागपत्र सौंपते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपाध्यक्ष और दोस्तों ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी उपाध्यक्ष। दोस्तों क्या होता है? उपाध्यक्ष का काम होता है दोस्तों, यानी कि लोकसभा की अनुपस्थिति में दोस्तों उपाध्यक्ष ही सारे अध्यक्ष के काम संभालते हैं दोस्तों। उपाध्यक्ष को दोस्तों यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जब अपना त्याग पत्र देते हैं दोस्तों तो उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों अपना त्याग पत्र यानी कि अध्यक्ष त्याग पत्र देते, किसे देते हैं? त्याग पत्र देते दोस्तों उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देते। ठीक है दोस्तों, अगर उपाध्यक्ष को दोस्तों त्याग पत्र अपना देना है, त्याग पत्र देना है दोस्तों, ये किसे देते हैं? ये देते हैं इन्हें, लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों उपाध्यक्ष को देते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, त्याग पत्र देते हैं। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय दोस्तों वन नीति 1988 के तहत दोस्तों यानी कि अनुसार देश के कितने भाग में दोस्तों वन होना चाहिए, यानी कि कितने भाग में दोस्तों एक आइडियल स्थिति में वन होना चाहिए, यानी कि कितना दोस्तों लक्ष्य रखा गया? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 50%। दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत दोस्तों कितना रखा गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों 33% का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। ठीक है, 33% का लक्ष्य रखा गया कि 1988 के तहत। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, कौन सी नदी, आपको देखना है दोस्तों, ये राष्ट्रीय वन नीति हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? आपको बताना दोस्तों, जो कर्क रेखा है उसे 2 बार ऐसी कौन सी नदी जो काटती है? ऑप्शन ए कांगो नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी जम्बेजी नदी, ऑप्शन डी लिम्पोपो नदी। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा कर्क रेखा को काटने वाली 2 बार नदी अब माही नदी। ठीक है दोस्तों, माही नदी है। माही नदी दोस्तों कहाँ से? माही नदी दोस्तों भारत में प्रवाहित होती है, भारत में प्रवाहित होती है दोस्तों मध्य प्रदेश, फिर उसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। दोस्तों बात करें तो कांगो नदी दोस्तों, कांगो नदी दोस्तों ये कहाँ पर प्रवाहित होती है? कांगो नदी दोस्तों कांगो गणराज्य में दोस्तों प्रवाहित होती है। दोस्तों बात करें विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को दोस्तों ये 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को दोस्तों ये 2 बार नदी काटती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अफ्रीका की नदी है ये दोस्तों, अफ्रीका की नदी, अफ्रीका में है, अफ्रीकी नदी दोस्तों, ध्यान रखना अफ्रीकी में, अफ्रीकी नदी। बात करें दोस्तों लिम्पोपो नदी दोस्तों, जो लिम्पोपो नदी दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को दोस्तों 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। ये क्या होता है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका एवं बोत्सवाना, बोत्सवाना के बीच दोस्तों सीमा बनाती है, बोत्सवाना के बीच दोस्तों सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। ध्यान रखना दोस्तों, लिम्पोपो नदी बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीमा बनाती है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आंसू गैस के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है या किस तत्व का उपयोग किया जाता है? आप बताना। ऑप्शन ए मार्स गैस, ऑप्शन बी लाफिंग गैस, ऑप्शन सी फास्फिन, ऑप्शन डी क्लोरोपिक्रीन गैस। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी क्लोरोपिक्रीन गैस का दोस्तों अश्रु गैस के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अश्रु गैस के रूप में उपयोग किया जाता है। बात करें दोस्तों मार्स गैस को दोस्तों क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस है, यानी कि CH4 को दोस्तों ही मार्स गैस कहते हैं। क्या? ठीक है दोस्तों, यानी कि CH4 के प्राकृतिक गैस को दोस्तों मार्स गैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक दोस्तों, प्राकृतिक गैस भी दोस्तों इसे कहते हैं, इसे दोस्तों मीथेन भी कहते हैं, मीथेन, मीथेन को दोस्तों, मीथेन को दोस्तों मार्स गैस भी कहते हैं। बात करें दोस्तों लाफिंग गैस, लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड को दोस्तों कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों है,
इसका फार्मूला दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड N2O दोस्तों होता है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।